नमस्कार, मैं दलीप सिंह आज रसायन विज्ञान में परमाणु की संरचना के बारे में डिस्कस करूंगा। तो आज का टॉपिक हमारा है परमाणु की संरचना। इंग्लिश में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी सबसे पहले हमें परमाणु के बारे में पढ़ना है कि परमाणु क्या होता है। इंग्लिश में एटम कहेंगे, जिसका उच्चारण एटम याद रखना है हमें। तो क्या होता है ये कि परमाणु वह छोटा से छोटा कण है किसी भी पदार्थ का जिसके टुकड़े और नहीं किए जा सकते और ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अब जो जॉन डाल्टन था, उन्होंने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया था। जॉन डाल्टन के विचार क्या थे परमाणु के बारे में? उन्होंने कहा कि कोई भी पदार्थ है उसका वह छोटा से छोटा कण जिसके टुकड़े और नहीं किए जा सकते, तो वह छोटा से छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। किसके अनुसार? जॉन डाल्टन के अनुसार। अब सबसे पहले इन्होंने अपने विचार रखे थे परमाणु के बारे में, इसीलिए परमाणु के खोजकर्ता भी यदि हमारे से पूछता है तो आंसर होगा जॉन डाल्टन, कि परमाणु ने सबसे पहले जॉन डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु की खोज की थी। इसके बाद एक क्वेश्चन और बन जाता है कि परमाणु अविभाज्य कण है। परमाणु अविभाज्य कण है, किसने कहा? तो यानी अविभाज्य का मतलब जिसके टुकड़े और नहीं किए जा सकते। तो किसके विचार? जॉन डाल्टन के विचार है ये। तो परमाणु अविभाज्य कण है या परमाणु के खोजकर्ता पूछे जॉन डाल्टन, पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जिसके टुकड़े और नहीं किए जा सकते, तो क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। उसके बाद हमें ध्यान रखना है अणु के बारे में। अणु इंग्लिश में मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, अब कोई भी, जैसे हम कहेंगे कि दो परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं, या अणु में दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर उस एक अणु का निर्माण करते हैं, ये भी कह सकते हैं। जैसे मैं हाइड्रोजन का अणु की बात करूंगा तो दो हाइड्रोजन मिलते हैं भाई, दो हाइड्रोजन मिलकर एक हाइड्रोजन के अणु का निर्माण करते हैं। इसी तरह यदि सल्फर की बात करेंगे तो सल्फर के जो 8 परमाणु हैं वो एक सल्फर का अणु बनाते हैं भाई। तो जैसे कहा कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर एक हाइड्रोजन का अणु बना रहे हैं, तो उसमें तो 2 बना रहे थे, लेकिन यहाँ पर सल्फर के कितने? 8 परमाणु मिलकर एक सल्फर का अणु बनाते हैं। जैसे ओजोन है, तो ओजोन में ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर एक ऑक्सीजन का अणु बनाते हैं, तो ये त्रिपरमाणुविक कहलाता है, ये बहुपरमाणुविक कहलाता है। तो यानी कि अणु के बारे में याद रखेंगे, अणु के बारे में किसी तत्व या यौगिक का वह छोटा से छोटा कण जिसमें उस तत्व या पदार्थ के सभी गुण मौजूद हो, क्या कहलाता है? अणु कहलाता है भाई। जैसे H2 है, O2 है, या फिर N2 है, S8 है, O3 है। ये अलग ध्यान रखने हमें कि S8 में सल्फर के जो 8 परमाणु मिलकर एक उसके अणु का निर्माण करते हैं, जो बहुपरमाणुविक कहलाता है। ओजोन के 3 हैं जो त्रिपरमाणुविक कहलाता है। जितने भी निष्क्रिय गैस हैं वो मोनो एटॉमिक, यानी कि एक परमाणुविक कह सकते हैं हिंदी में, एक परमाणुविक तत्व होते हैं, क्योंकि वो अकेले होते हैं। जैसे हीलियम है, आर्गन है, नियोन है, जीनोन, क्रिप्टोन है, ये सब क्या हैं? ये एकल परमाणु में होते हैं, तो ये यानी एक परमाणुविक भी कहलाते हैं। उसके बाद रासायनिक प्रतीक है भी, केमिकल सिंबल। तो कोई भी तत्व है उनको संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करने के लिए जिन प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है रासायनिक प्रतीक कहलाते हैं। जैसे हम सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम के लिए प्रतीक क्या होगा? शॉर्टकट में उसको शो करने के लिए Na होता है भाई। इसी तरह पोटेशियम होता है जिसका K है, तो ये क्या है? इनके रासायनिक प्रतीक होते हैं, संकेत होते हैं। हाइड्रोजन का H होता है भाई। इसी तरह से बात करेंगे फास्फोरस की तो उसका P होता है। तो यानी कि ये इनके रासायनिक प्रतीक या संकेत कहलाते हैं। उसके बाद है अणुसूत्र। तो अणुसूत्र के बारे में, अणुसूत्र इंग्लिश में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहेंगे। तो तत्वों के प्रतीक का वह समूह जिससे से पदार्थ के एक अणु में उपस्थित तत्वों की परमाणुओं की वास्तविक संख्या का ज्ञान कराते हों। यानी कि
कोई भी जैसे कंपाउंड कहेंगे उसमें कितने परमाणु हैं और उन परमाणुओं का जो समूह है अणु सूत्र कहलाता है। जैसे हम पानी की बात करेंगे H2O, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का समूह है। हाइड्रोजन का एक अणु है, ऑक्सीजन का एक परमाणु है, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो इनका जो समूह है प्रतीकों का वो क्या कहलाता है, इनका अणु सूत्र कहलाता है, मोलिकुलर फॉर्मूला कहलाता है। जैसे एसिटिक अम्ल होता है भाई CH3 COOH, तो ये भी क्या है, इन परमाणुओं का अणु या परमाणु का जो समूह है उनका संकेत है। तो क्या है, एसिटिक अम्ल। ये कोई कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड, जिसमें ये अणु और परमाणुओं का समूह का प्रतीक कहा जाता है। भाई ऊपर तो रासायनिक प्रतीक ही कह रहे थे, यहाँ पर 2 या 2 से अधिक अणु या परमाणु होंगे, उनके समूह का प्रतीक क्या कहलाता है, अणु सूत्र कहलाता है, मोलिकुलर फॉर्मूला कहलाता है। इसी तरह अगला है मूलानुपाती सूत्र, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र, इंग्लिश में एम्पिरिकल, एम्पिरिकल सूत्र कहा जाता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला भी कह सकते हैं। यानी कि कोई भी कंपाउंड है उसका सरलतम रूप, उनके परमाणुओं का सरलतम रूप क्या कहलाता है, मूलानुपाती या एम्पिरिकल सूत्र कहलाता है। जैसे एसिटिक अम्ल है तो इसी का हमें, यानी इनको हमें एक साथ लिखना है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, C2H4O2 भी लिख सकते हैं इसको। अब इसका यानी कि सरलतम रूप लिखेंगे अणुओं के समूह का, तो सरलतम रूप का मतलब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, इन सभी में 2 का कॉमन आ रहा है, तो 2 का कॉमन आ रहा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ CH2O, क्या बन जाता है, ये एसिटिक अम्ल का एम्पिरिकल सूत्र है, यानी कि हिंदी में मूलानुपाती सूत्र कह सकते हैं। इसी तरह से जैसे ब्यूटेन है C4H10, इसका मूलानुपाती सूत्र बनाएंगे तो यहाँ पर कॉमन कितना है, 2 कॉमन है, तो C2H5 बन जाता है अभी। इसी तरह ग्लूकोज है C6H12O6, इसका मूलानुपाती सूत्र बनाएंगे तो 6 कॉमन है, यहाँ पर CH2O बन जाता है। तो यानी कि ये हमें ध्यान रखना है। तो यानी कि जो एसिटिक अम्ल है और ग्लूकोज है इसका क्या बन रहा है, सेम बन रहा है भाई, तो सेम भी बन सकते हैं मूलानुपाती सूत्र 2 या 2 से अधिक के। उसके बाद है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या भी कह सकते हैं इसे, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार भी कह सकते हैं, परमाणु भार, इंग्लिश में एटॉमिक वेट, मास नंबर या मास ऑफ एटम कह सकते हैं। अब ये क्या होता है, कोई भी एटम है उसमें जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनका योगफल क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार कहलाता है। जैसे हम बात करेंगे, इसको A से डिनोट करते हैं, तो यानी N और P प्रोटॉन, इनका योगफल क्या कहलाता है, परमाणु भार कहलाता है। वे द्रव्यमान संख्या भी कह सकते हैं या परमाणु द्रव्यमान भी कह सकते हैं। अब एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी एटम है उसका परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार कैसे डिसाइड किया गया, तो किसी भी तत्व का परमाणु कार्बन के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग से, यानी कि 1/12वां भाग लेंगे किसका, कार्बन का, उससे जितना गुना भारी होता है वो परमाणु, वही उसका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहलाता है। एक्चुअल में परिभाषा में ध्यान रखेंगे कि उसमें जितने न्यूट्रॉन प्रोटॉन है वही उसका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहलाता है। दूसरी बात शॉर्टकट में याद रखोगे कि जो ऊपर वाली संख्या है, जैसे सोडियम 1123 लिखा होता है, तो जो ऊपर वाली संख्या है वही उसका परमाणु भार, द्रव्यमान या फिर द्रव्यमान संख्या कहलाता है। उसके बाद है भाई अणु द्रव्यमान, तो किसी भी पदार्थ का एक अणु कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के भाग से जितना गुना भारी है, बात वही है अणुभार, अणुभार, मोलिकुलर वेट कहेंगे। तो इसमें कोई भी पदार्थ है उसके एक, कोई भी पदार्थ होगा उसका जो एक अणु है, उसका जो एक अणु है कार्बन के 6/12 वाला के, कोई कार्बन का जो 1/12वां भाग कहेंगे, 12वें भाग से जितना गुना भारी है वही उसका
अणुभार कहलाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि उसमें जितने भी परमाणु उपस्थित होंगे अणु में, जैसे H2 है, पानी है, अब इसमें कितने हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इन सभी परमाणुओं का जो परमाणु भार का योगफल है वो अणुभार कहलाता है या आणविक भार भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है अभी ग्राम परमाणु भार। तो किसी परमाणु अणु के भार को ग्राम में व्यक्त करना ग्राम परमाणु भार कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु भार 16 ग्राम है, यानी कि यहाँ पर हम सोडियम का जैसे 23 कह रहे थे तो ये ग्राम में आएगा भी, ग्राम में। तो ग्राम में व्यक्त किया गया है कि सोडियम का जो परमाणु है उसका ग्राम में भार कितना, 16 ग्राम होगा। उसके बाद है भाई मोल। तो मोल के बारे में जो एवोगाड्रोस था उन्होंने कहा था कि किसी भी यौगिक के 1 ग्राम अणु द्रव्यमान में विद्यमान अणुओं की संख्या कितनी है, 6.023 गुणा 10 की पावर 23 है। तो ये क्या कहलाती है, एक मोल कहलाती है, यानी उतने उसमें अणु या परमाणु होते हैं। तो हम कह सकते हैं कोई भी पदार्थ है, कोई भी गैस है, उसके अणु या फिर परमाणु, अणु या परमाणुओं की संख्या कितनी, इतनी होती है। तो वो किसके बराबर, 1 मोल के बराबर होती है भाई, किसके बराबर, 1 मोल के बराबर होती है। नंबर्स ऑफ मोल ज्ञात करने का एक सूत्र है, N इज इक्वल टू दिया गया भार बटे में परमाणु भार, ये मोलों की संख्या निकालने का सूत्र है। या फिर परमाणु भार की जगह हम आणविक भार भी कह सकते हैं। यदि तत्व की बात कर रहा है तो परमाणु भार लेंगे और यौगिक की बात कर रहा है तो आणविक भार लेना है। दिया गया भार बटे परमाणु भार या आणविक भार लेंगे मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी एटम की बात करें हम तो एटम में जो नाभिक है उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन है और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये रदरफोर्ड के बारे में पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पर हम जो इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में सबसे पहले याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, तो जे थॉमसन है भाई, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, कितना है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कैसा है भाई, नेगेटिव होगा। तो याद रखना है इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, कितना, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, मास है, वो भी ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा में 10⁻31 किलोग्राम होता है। यदि इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे इसको, और 1000 से गुणा करते हैं तो मान 9.1 गुणा 10⁻⁻28 ग्राम हो जाता है। तो यानी कि ग्राम में पूछ रहा है तो ग्राम के अकॉर्डिंग आंसर देंगे, किलोग्राम में पूछ रखा है तो किलोग्राम के अकॉर्डिंग आंसर देना है। अब एक्चुअल में क्या कह सकते हैं हम कि ये सूक्ष्मतम कण होता है, इसका भार हाइड्रोजन के एक परमाणु भार के 1/1837वां भाग होता है। किसका, इसका जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन के एक परमाणु के इतने भाग होता है। अगला है भाई प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में एक पॉइंट और ध्यान रखोगे कि इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, जिनको हम क्या कहेंगे, ऑर्बिट कहलाता है इंग्लिश में, ऑर्बिट, या फिर इनको कक्ष भी कहेंगे, ऑर्बिट या कक्ष, कक्ष हिंदी में, ऑर्बिट इंग्लिश में। इन्हीं कक्ष या ऑर्बिट को कक्षा भी कहा जाता है, कक्षा सेल या ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है भाई, ऊर्जा स्तर। तो ये भी ध्यान रखना है साथ साथ। उसके बाद है प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोजकर्ता पूछ लेता है तो प्रोटॉन की खोजकर्ता गोल्डस्टीन है, गोल्डस्टीन। इसी तरह से प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है, तो प्रोटॉन पर आवेश ध्यान रखेंगे धन आवेश, धन आवेश होता है भी, और कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन पर था वो ही प्रोटॉन पर है, वो नेगेटिव था और ये पॉजिटिव है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि भाई ये इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है। अब इसका द्रव्यमान भी ध्यान रखना है हमें, 1.67 into 10⁻⁻27 किलोग्राम में आता है भाई। अब ये द्रव्यमान जो एक एटॉमिक मास यूनिट है उसके बराबर होता है, 1 AMU, 1 AMU के बराबर होता है। किसका, प्रोटॉन का द्रव्यमान।
प्रोटॉन नाभिक में होते हैं भी, इनकी संख्या इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। अगला पॉइंट, इसके नामकर्ता कि प्रोटॉन के नामकर्ता भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखोगे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड, अब कई बुकों वालों ने रदरफोर्ड को खोजकर्ता भी मान रखा है, तो क्वेश्चन पे ऑप्शन पे डिपेंड करता है। जैसे क्वेश्चन कह दिया प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, अब ऑप्शन में गोल्डस्टीन है ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा, रदरफोर्ड। दोनों ऑप्शन में है तो गोल्डस्टीन को ज्यादा प्रायिकता देना हमें। उसके बाद है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जेम्स चैडविक हैं, जेम्स चैडविक। और न्यूट्रॉन पर आवेश पूछता है तो कहेंगे कोई भी आवेश नहीं है, उदासीन है, ये न्यूट्रल होता है भाई, न्यूट्रल। ये भी परमाणु के नाभिक में होता है, ये भी परमाणु के नाभिक में होता है, ध्यान रखेंगे। न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियन कहलाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियन कहलाते हैं। इसका द्रव्यमान भी ध्यान रखना है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लगभग बराबर है। यहाँ पर फर्क है, उस वाले में 2 था, इसमें 6 है, तो यानी कि ज्यादा हम किसका, न्यूट्रॉन का कहेंगे, किससे ज्यादा, प्रोटॉन से ज्यादा। नेक्स्ट है भाई रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड ने परमाणु के बारे में क्या कहा था, रदरफोर्ड के विचार क्या हैं। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी भाई, न्यूक्लियस की खोज करता है, इंग्लिश में न्यूक्लियस। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, सोने की पत्ती पर अल्फा कणों की टक्कर करवाए थे। बहुत सारे अल्फा कण आर पार निकल गए थे, कुछ अल्फा कण टकराकर वापस हुए थे, तो वहां से इन्होंने दिमाग लगाया कि नाभिक में कुछ ना कुछ है, और नाभिक में क्या मिला, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिले भाई। इसके बाद इन्होंने कहा कि इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये सिद्ध नहीं कर पाए कि लगातार अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहेंगे इलेक्ट्रॉन, या नाभिक में गिर जाएंगे, या अपने पाथ को छोड़कर चले जाएंगे। तो इसीलिए इनका सिद्धांत है नाभिक तक सीमित था। तो यानी इनका जो एक्सपेरिमेंट है उसका भी नाम हमारे से पूछ सकते हैं। तो इनके एक्सपेरिमेंट का नाभिक था अल्फा परकीर्णन, अल्फा परकीर्णन, अल्फा परकीर्णन, या फिर नाभिक का अल्फा परकीर्णन। नाभिक का अल्फा परकीर्णन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो अल्फा परकीर्णन का सिद्धांत रदरफोर्ड ने दिया था। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं इस पर कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने, या फिर अल्फा परकीर्णन का सिद्धांत किसने दिया, रदरफोर्ड ने दिया था। इन्होंने कहा कि जो परमाणु है 2 भाग होते हैं, एक तो न्यूक्लियस कह दिया इन्होंने, नाभिक कह दिया, और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बता दिए। जो नाभिक में रहने वाले न्यूक्लियन कहलाते हैं, और साथ में इन्होंने जो परमाणु का साइज है, परमाणु के नाभिक का साइज भी बताया, नाभिक का साइज या त्रिज्या, वो भी ध्यान रखना है हमें। 10⁻⁻15 मीटर, सेंटीमीटर में कहेंगे तो 10⁻⁻13 सेंटीमीटर हो जाता है। जो परमाणु के व्यास का केवल 1/1000वां भाग है वे। उसके बाद है बाह्य नाभिक भाग, बाह्य नाभिक भाग, इसका मतलब नाभिक से बाहर वाला भाग, जिसमें कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं नाभिक से, ये ध्यान रखना है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, और जो नाभिक में होते हैं वो न्यूक्लियन कहलाते हैं, ये जरूर ध्यान रखेंगे। नाभिक के चारों ओर के स्थान को बाह्य भाग या इलेक्ट्रॉन कक्ष कहते हैं। इनमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित अंडाकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं, यानी दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। उसके बाद है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, इंग्लिश में होता है भाई एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो कोई भी परमाणु है उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाता है, उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। अब उसमें जितने प्रोटॉन हैं
उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है। कब? यदि वो परमाणु क्या है, उदासीन होना चाहिए भी। उदासीन का मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए। जैसे मैं सोडियम की बात करूंगा 1123, तो यहां पर जो सोडियम है उसका परमाणु क्रमांक 11 है, यानी नीचे वाली संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। तो प्रोटॉन भी कितने हैं, 11 ही हैं। इलेक्ट्रॉन भी कितने, 11 ही हैं इसमें, यानी तीनों चीज बराबर है, याद रखेंगे। जिनको जेड से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ज्यादातर इसको किससे, जेड से प्रदर्शित किया जाता है परमाणु क्रमांक को। उसके बाद है द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, परमाणु भार, जो अभी हम बातचीत कर रहे थे कि कोई भी परमाणु है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योगफल क्या कहलाता है, उसका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहलाता है। यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन को जोड़ देते हैं। कुल मिला के ध्यान रखेंगे जो ऊपर वाली संख्या है वो उसका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या है। इसी तरह से न्यूट्रॉनों की संख्या भी हमें ध्यान रखना है कि भाई न्यूट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूट्रॉनों की संख्या n से डिनोट करेंगे, यानी जो अभी परमाणु भार था A बराबर n प्लस P कह रहे थे, तो यहां से मैं n निकालूंगा, n बराबर A माइनस P। A क्या है, परमाणु भार है, एटॉमिक मास, परमाणु भार। P क्या है, प्रोटॉन या परमाणु क्रमांक भी कह सकते हैं, प्रोटॉन या परमाणु क्रमांक। यानी परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटाने पर क्या मिलेंगे, न्यूट्रॉन मिलते हैं। जैसे बात करूंगा यूरेनियम 92235, यदि इसमें न्यूट्रॉन पूछता हमारे से तो परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा देंगे, यानी कि 235 में से 92 घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना, 143 आ जाता है। यानी घटाने पर न्यूट्रॉन आते हैं। ये परमाणु क्रमांक है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये परमाणु भार होता है। ध्यान रखेंगे तीनों पॉइंटों को। उसके बाद है भी समस्थानिक। समस्थानिक इंग्लिश में आइसोटोप, आइसोटोप कहा जाता है। समस्थानिक या आइसोटोप, दो या दो से अधिक तत्व जिनके परमाणु क्रमांक बराबर हो, परमाणु क्रमांक बराबर हो, या प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो, प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो, या उनके संकेत एक जैसे हो, उनके संकेत एक जैसे हो, क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं भाई। तो परमाणु क्रमांक कौन सा है, नीचे वाली संख्या है, या फिर प्रोटॉन भी कह सकते हैं, या उनके संकेत एक जैसे हो, समस्थानिक कहलाते हैं। तो इनमें जो परमाणु भार है वो अलग अलग होगा, परमाणु भार अलग अलग लेकिन परमाणु क्रमांक एक जैसा होता है, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे H11, H12, H13, तो यानी ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। नाम है जिनके प्रोटियम है, प्रोटियम, इसका ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, और इसका है ट्राइटियम, ट्राइटियम। ये तीनों समस्थानिकों के नाम याद रखना जरूरी है। अब यहाँ पर हम देखेंगे परमाणु क्रमांक तीनों का क्या है, सेम है भाई, 1 1 1, यानी तीनों का परमाणु क्रमांक सेम है, या संकेत भी सेम है, या प्रोटॉनों की संख्या भी सेम है। तो वो क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटोप कहलाते हैं। परमाणु भार इनका अलग अलग होगा। तीनों के नाम याद रखेंगे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। अब जो ड्यूटेरियम है इसको भारी हाइड्रोजन भी कहा जाता है, ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है, में हैवी हाइड्रोजन। और जो ट्राइटियम है वो रेडियो एक्टिव पदार्थ है। ट्राइटियम क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है भाई, रेडियो एक्टिव पदार्थ है, जिसके नाभिक से, जिसके नाभिक से केवल, जिसके नाभिक से केवल बीटा कण निकलते हैं, जिसके नाभिक से केवल बीटा कण निकलते हैं। तो इसमें अपवाद के रूप में ध्यान रखेंगे हम कि कोई भी रेडियोएक्टिव पदार्थ है उसके नाभिक से अल्फा बीटा गामा तीनों निकलते हैं, लेकिन इसके नाभिक से केवल बीटा कण निकलते हैं, ये जरूर ध्यान रखना है हमें। ये था समस्थानिक। उसके बाद है भाई संभारिक, आइसोबार।
समभारिक, इंग्लिश में आइसोबार। आइसोबार दो या दो से अधिक तत्व जिनका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या बराबर हो आइसोबार कहलाते हैं। यानी परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा लेकिन परमाणु भार एक जैसा होगा। अब परमाणु भार कौन सा होता है, ऊपर वाली संख्या होती है भाई, तो इसमें कहेंगे परमाणु भार बराबर हो या द्रव्यमान संख्या बराबर हो, एटॉमिक मास या फिर मास नंबर बराबर हो, वो क्या कहलाते हैं, आइसोबार या समभारी कहलाते हैं। जैसे हम बात करेंगे आर्गन AR 1840, इसी तरह पोटेशियम 1940, कैल्शियम 2040। इनका परमाणु भार देखेंगे तीनों के, तो देखो इसका भी 40, इसका भी 40, इसका भी 40, तो ये सब क्या है, आपस में समभारिक है, आइसोबार है। इसी तरह से कार्बन 6 14 है, नाइट्रोजन 7 14 है, ये भी आपस में क्या है, समभारिक है। तो हमें क्या देखना है, इनका भार देखना है। यदि भार एक जैसा है तो हम कहेंगे समभारिक है, आइसोबार है। उसके बाद है समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक भी ध्यान रखेंगे, समन्यूट्रॉनिक इंग्लिश में आइसोटोन, इंग्लिश में आइसोटोन, दो या दो से अधिक तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो। नाम से पता लग रहा है परिभाषा का, सम का मतलब बराबर, न्यूट्रॉनिक का मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या। इसी तरह समभारिक, सम का मतलब बराबर, भारी का मतलब भार, ध्यान रखोगे। तो दोनों में परिभाषा नाम से पता लग रहा है। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो वो हमने अभी सिखाया था कि परमाणु भार में परमाणु क्रमांक घटा देंगे तो न्यूट्रॉन प्राप्त हो जाते हैं। जैसे यहाँ से हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्लोरीन Cl 1737, इसी तरह पोटेशियम 19 39, कैल्शियम 20 40, तो ये सब क्या है, आपस में सम न्यूट्रॉनिक है। क्योंकि न्यूट्रॉन देखेंगे, यहाँ से 37 में 17 गए तो 20, यहाँ से 39 में 19 गए तो 20, 40 में 20 गए तो भी 20, यानी ये आपस में क्या है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो सम न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर है। तो इसी तरह और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कार्बन 6 14, नाइट्रोजन 7 15, ये भी आपस में क्या है, सम न्यूट्रॉनिक है, जिनमें न्यूट्रॉन 8 और 8 बचते हैं। तो ये था सम न्यूट्रॉनिक के बारे में। अगला पॉइंट है नाभिकीय बंधन ऊर्जा, न्यूक्लियर बॉन्ड एनर्जी। नाभिकीय बंधन ऊर्जा, तो यानी कि कोई भी परमाणु है उसके नाभिक में, जैसे नाभिक को बनाने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो इनको तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा चाहिए वो क्या कहलाती है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाती है। जैसे आइंस्टीन के अकॉर्डिंग हम कहेंगे, तो आइंस्टीन ने कहा था इसमें कि जो डेल ई है किसके बराबर होगी, m इंटू सी स्क्वायर के बराबर होती है। इसका मतलब कि जो नाभिकीय बंधन ऊर्जा है डेल ई है, उसे में द्रव्यमान और जो प्रकाश का वेग है उसके स्क्वायर के बराबर होती है। तो ये क्या है कि उन नाभिकीय बंधन को तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो बंधन ये ऊर्जा कहलाती है। उसके बाद हमें ध्यान रखना है परमाणु के बारे में, कि जैसे परमाणु स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे हम, तो यानी कि ये परमाणु की स्ट्रक्चर है, संरचना है। इसके नाभिक में कौन कौन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, ध्यान रखेंगे। और जो बाहर कक्षाएं हैं वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में चक्कर लगाते हैं वो पाथ क्या कहलाता है, ऑर्बिट कहलाता है भाई, कक्ष कहलाता है। किसके अनुसार है ये, नील्स बोहर के अनुसार, नील्स बोहर के अनुसार है, याद रखेंगे। इन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो लगातार अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहेंगे, यानी कि वो ना तो नाभिक के अंदर गिरेंगे ना ही अपने पाथ को छोड़कर जाएंगे। क्यों, क्योंकि इस पर दो फैक्टर काम करेंगे। एक तो इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, अभिकेंद्रीय बल लगता है, यानी कि कोई भी वस्तु वर्ताकार पथ में घूमती है तो केंद्र की ओर बल लगता है, वो
अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन पर केंद्र की ओर एक बल लगता है। अब वो बल किस कारण होता है, तो दूसरा कारण बताया था इन्होंने, कूलाम का आकर्षण बल। कूलाम का आकर्षण बल कैसे भाई, जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज, नेगेटिव है। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज है भाई, नाभिक में प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। अलग अलग चार्ज हो गए तो कैसा बल, आकर्षण बल लगता है, कूलाम का आकर्षण बल। तो यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन कोई सा भी नहीं खींच पाता तो जिस कारण वो इलेक्ट्रॉन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब क्यों नहीं खींच पाता, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है उनकी संख्या बराबर है, या उनका आवेश भी बराबर कह सकते हैं। 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस का होता है, प्रोटॉन के लिए प्लस का होता है, लेकिन संख्या में दोनों बराबर है, मैग्नीट्यूड में दोनों का चार्ज बराबर है, जिस कारण एक दूसरे को वो नहीं खींच पाते। तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। अब जो नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन है ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो वो बल क्या कहलाता है, नाभिकीय बल कहलाता है भाई, न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। तो नाभिक में जो एटम तत्व है वो किस बल से, नाभिकीय बल से बंधे हुए होते हैं, याद रखना है ये हमें। उसके बाद परमाणु के बारे में ध्यान रखेंगे, थॉमसन का मॉडल। थॉमसन ने भी अपने विचार दिए थे भाई, थॉमसन का मॉडल। इन्होंने परमाणु के बारे में क्या कहा था, इन्होंने परमाणु के बारे में कहा कि ये ठोस गोल आकृति जैसा है, यानी ठोस गोला है। जैसे एग्जाम्पल लिया इन्होंने तरबूज का, एग्जाम्पल तरबूज का लिया। अब तरबूज में जो लाल गिरी है, तरबूज में जो लाल गिरी वाला भाग है वो तो किस तरह काम करता है, प्रोटॉन की तरह काम करता है, यानी पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो काले बीज होते हैं भाई, जो काले बीज हैं वो किस तरह काम करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन की तरह काम करेंगे। तो इस तरह से इन्होंने परमाणु को समझाया था कि जो लाल गिरी है वो तो धनावेश प्रोटॉन है, और जो उसमें काले बीज बिखरे हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद इन्होंने एक सिद्धांत भी दिया था, पलम पुडिंग का सिद्धांत। पलम पुडिंग का सिद्धांत क्या था, इसमें जैसे बर्थडे मनाते हैं तो केक काटते हैं भाई। अब केक काटते हैं तो केक में कई जगह सजावट के लिए किसमिस लगाई जाती है, तो जो स्वीट है वो तो प्रोटॉन की तरह कार्य करती है, और जो सजावट के लिए किसमिस लगाई गई है वो इलेक्ट्रॉन की तरह कार्य करती है। तो इलेक्ट्रॉन तो यानी कि किसमिस कहेंगे, और जो स्वीट्स है वो प्रोटॉन कहेंगे। तो ऐसे इन्होंने परमाणु को समझाया था। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि परमाणु मॉडल को तरबूज की उदाहरण के द्वारा किसने समझाया, थॉमसन ने। पलम पुडिंग के सिद्धांत पर भी थॉमसन ने, या थॉमसन ने किस सिद्धांत पर परमाणु को समझाया, तो आंसर होगा पलम पुडिंग का सिद्धांत। उसके बाद इसमें हमें ध्यान रखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। कोई भी परमाणु है उसकी सबसे भार वाली कक्षा में, जैसे नाभिक हो जाएगा और ये भार वाली कक्षा है, तो यानी कि सबसे भार वाली कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही उस परमाणु के लिए क्या कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ही अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जो अंदर वाली कक्षा है उनके इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते। जैसे हम सोडियम की बात कर लेते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी इनका विन्यास लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 2 8 1, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 1 है। तो यहाँ पर हम कक्षा और बना देते हैं एक और, तो यानी कि ये जैसे पहली कक्षा है 1 भर दिए, दूसरी में कितने भर दिए भाई, 8 भरेंगे, 2 3 4 5 6 7 8। अब जो तीसरी ओर बनाएंगे तो उसमें कितने, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो ये सोडियम की संरचना है, यानी कि सोडियम एक परमाणु ही है। तो इस तरह से हम किसी भी परमाणु की संरचना बना सकते हैं। तो अब इसमें जो बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है कितना, 1 है भाई। तो सोडियम के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1 होता है।
इसी तरह यदि फ्लोरीन की बात करूंगा मैं, फ्लोरीन 9 नंबर पे है, तो 2 व 7, तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने 7 होते हैं, यानी यही इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया में भाग लेते हैं। इसकी बात करेंगे तो जैसे 8 और 2 वाला है, अंदर 2 होंगे, अंदर वाले में 2 भरना था 1 की बजाय, तो यानी कि ये तो भरी हुई कक्षा है, तो बाहर वाले में कितना है 1 बच रहा है, तो वो अभिक्रिया में भाग लेता है, तो इसीलिए वे इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। उसके बाद है संयोजकता। संयोजकता वैलेंसी, इंग्लिश में वैलेंसी होती है। बाहर वाली कक्षा में वे इलेक्ट्रॉन जो अभिक्रिया में भाग लेते हो, आदान प्रदान का काम करते हो, उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। अब ये कई बार तो संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर भी हो जाती है, कई बार अलग भी। जैसे मैं सोडियम की संयोजकता कहूंगा तो यानी कि इसकी संयोजकता क्या होगी 1 होती है, वो भी +1 होती है। कोई भी परमाणु है दूसरे परमाणु के साथ अभिक्रिया करके उदासीन होना चाहता है वे, या तो उसको इलेक्ट्रॉन देकर या उससे इलेक्ट्रॉन लेकर। अब लेने देने का काम कब करता है, यदि उसकी सबसे बाहर वाली कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तो क्या करेगा, वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेगा, वे दूसरों से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। यदि 4 से कम बच गए तो 4 से कम बच जाते हैं तो क्या करेगा, दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे देता है, यानी अपने वाले इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। इसी तरह यदि 4 बच गए तो दोनों काम कर सकता है, कोई उसे दे रहा है तो ले भी सकता है, नहीं देता तो अपने वाले 4 छोड़ देता है। जैसे कार्बन होता है, कार्बन की 6 परमाणु हैं, तो यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4, तो बाहर वाले में 4 है, तो 4 दे भी सकता है, 4 ले भी सकता है। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वहां से या फिर आ रहे हैं, उस परमाणु की संयोजकता कहलाते हैं। जैसे सोडियम के लिए कितना था वे, सोडियम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन बचा था बाहर, 2 8 1, तो 4 से कम है तो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। छोड़ने पर इसकी संयोजकता कितनी 1 हो जाती है, वो भी किसकी, प्लस की। इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो प्लस की संयोजकता, इलेक्ट्रॉन आएंगे तो माइनस की संयोजकता। जितनी भी धातु है तो धातुओं की संयोजकता कैसी, पॉजिटिव होती है, और अधातुओं की कैसी, नेगेटिव होती है। अधातुओं की कैसी, नेगेटिव होती है, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि कोई भी परमाणु है, परमाणु की किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र, तो वो याद रखना है हमें 2n²। n क्या है, कक्षाओं की संख्या, नंबर्स ऑफ सेल, कक्षाओं की संख्या। या कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन कह देता है किसी भी परमाणु की किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो ऑप्शन मिलेगा 2n², क्योंकि कक्षा का स्पेशल नाम नहीं है, तो सूत्र ही कहेंगे 2n²। n क्या है, कक्षाओं की संख्या। अब जैसे मैं कहता हूं कि पहली कक्षा में परमाणु की पहली या फर्स्ट सेल कह सकते हैं, पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यानी n का मान 1 रखना है इस वाले सूत्र में, ये रख दिया हमने, तो कितने आते हैं 2, तो यानी पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने 2 हो सकते हैं। इसी तरह दूसरी कक्षा की बात करूंगा तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, n की जगह 2 रख देंगे तो कितने, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाते हैं। अब यदि हमारे से कह देता है कि कोई भी परमाणु है उसकी दोनों कक्षाएं पूर्ण रूप से भरी हुई है, यानी कि पहली और दूसरी कक्षा कंप्लीटली फुलफिल्ड है, तो उस परमाणु में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पहली कक्षा में अधिकतम 2, दूसरी में 8, तो टोटल कितने होंगे यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन, यानी उस परमाणु में कुल 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह यदि तीसरी कक्षा में अधिकतम पूछता हमारे से कि भाई थर्ड सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो n की जगह 3 रखना है, सोल्व कर देंगे, 3 तिया 9 दूनी 18 आ जाते हैं। तो ये याद रखना है हमें सूत्र, जिस भी कक्षा का नाम ले n का मान रख देंगे। जैसे फोर्थ सेल में पूछता है तो n की जगह 4 रख दो, सुकेर 4 चौक 16, 16 दूनी 32। अब ये n 4 है तो n यानी जो कक्षाएं हैं K, L,
एम एन, इस तरह से इनको याद रखोगी। के का मतलब पहली कक्षा, एल का 2, एम का 3, एन का 4। कई बार एन कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कह देता है, तो एन कक्षा का मतलब चौथी कक्षा, फोर्थ सेल, तो फोर्थ सेल में अधिकतम कितने, 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह से कोई भी परमाणु है उसकी सबसे बाहर वाली कक्षा में, आउटर मोस्ट सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो ध्यान रखोगे 8 हो सकते हैं। किसको छोड़कर, हीलियम को, क्योंकि हीलियम में सबसे बाहर वाली कक्षा में 2 ही है, उसमें वो कंप्लीट हो जाती है। बाकियों के लिए ध्यान रखना है, हमें 8 कहेंगे। जैसे निष्क्रिय गैसों की बात कर देंगे कि भाई निष्क्रिय कोई भी गैस है तो उनकी बाह्य कक्षा में अधिकतम 8 होते हैं। किसको छोड़कर, हीलियम को छोड़कर, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन बाहर वाली कक्षा में पूरा करने चाहते हैं। तो पूरे कितने में, 8 में होते हैं भाई। 8 से ज्यादा होते हैं तो वो अगली उप कक्षा में चले जाते हैं। जो स्टूडेंट MRI नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए SK बुक पब्लिशर ने ये 2 बुक निकाली हैं। एक तो है बुक गाइड और दूसरा है अभ्यास पेपर सेट है। अब जो ये बुक गाइड है इस पर जो ये QR कोड है इसको आप स्कैन कर MR भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अब जो ये बुक बनाई गई है इसमें मैथ, जीके और साइंस तीनों को कंबाइन किया गया है और तीनों के इम्पोर्टेंट टॉपिक और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं। और मैथ के जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो शॉर्टकट सॉल्यूशन दिया गया है। अब ये जो बुक बनाई गई है SK पब्लिशर के 50 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर और लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर और प्रवेश ईयर क्वेश्चन के आधार पर बनाई गई है। अब इस बुक में 4 मॉडल टेस्ट पेपर दिए गए हैं शुरुआत में, और वो मॉडल टेस्ट पेपर जो एग्जाम पैटर्न है उसके आधार पर बनाए गए हैं। यानी कि इन मॉडल टेस्ट पेपर के आधार पर आप जान सकते हो कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो उसी के आधार पर ये मॉडल टेस्ट पेपर बनाए गए हैं। यानी कि जो MR एग्ज़ाम है पहले तो एक ही एग्ज़ाम होता था इसका, और अब 2 स्टेज में ये एग्ज़ाम होगा। तो SK जो पब्लिशर हैं उन्होंने फर्स्ट स्टेज के अनुसार ये बुकें निकाली हैं, उसके अनुसार ये बुकें बनाई गई हैं। जैसे NER GD का पेपर हुआ था अप्रैल में, उसे हम कंपेयर कर सकते हैं। उसके हर एक शिफ्ट के जो पेपर हैं वो YouTube पर विद वीडियो सॉल्यूशन डाल रखे हैं, तो उसे आप कंपेयर कर सकते हो कि SK बुक से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो वहाँ से हम देखते हैं कि एग्ज़ाम में 85 से 95% के बीच SK बुक से ही वो क्वेश्चन उठाए गए हैं। इधर अब ये अभ्यास पेपर सेट है तो 57 इसमें पेपर से बनाए गए हैं और ये प्रवेश ईयर क्वेश्चन और जो आगामी एग्ज़ाम है उनमें आने वाले क्वेश्चनों के आधार पर बनाए गए हैं। तो इसीलिए ये दोनों बुक आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। इनको आप पढ़ना आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। अब जो MR के बैच हैं ये ऑफलाइन कोचिंग भी अवेलेबल है। अब जो ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहता है वो नंबर है 9812015967, इस पर संपर्क कर सकता है। ऑफलाइन कोचिंग का अपना अलग ही महत्व होता है और जो ऑफलाइन कोचिंग का जो हमारा रिजल्ट है 100% रहता है। ये नंबर है 9812015967, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। तो ये बुक आपको अधिक से अधिक खरीदना है और इन्हीं को पढ़ना है।